आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आंसर बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग टाइपिंग है यानी मिस टाइपिंग है, उसको सुधार करना मेरे साथ, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चंस आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर के आपको 17 लेक्चर मिल गए हैं और सभी का पीडीएफ भी जो बच्चे कंटिन्यू उसको मिल चुका है। जो बच्चे डिसकंटिन्यू है, जब से आप देखना स्टार्ट करें तब से आप रेडी रहिए ताकि आपको कंटिन्यू लेक्चर का वीडियो और पीडीएफ मिलता रहे। तो आज आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन का, और ये लेक्चर 18 होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन में ही मिस है। पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, कहता है 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुले हुए। तो 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ है। तो इस कंसेप्ट से ये क्लियर नहीं हो रहा ज्यादा किसकी मात्रा कम किसकी मात्रा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बुक में सही दिया हुआ कि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ। इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप पेज नंबर एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम वाले 36 जो है क्वेश्चन नंबर 1 में सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सुधार कर लेंगे। क्या सुधार कर लेंगे? बेंजीन की जो मात्रा है, बेंजीन की जो मात्रा है 22 ग्राम सही है, लेकिन CCl4 की जो मात्रा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो मात्रा वो बुक में 22 ग्राम दिया गया, जो रॉन्ग है। तो कितना होना चाहिए? 122 ग्राम। 1 इसमें छूट गया हुआ बुक में, आप लोग सुधार कर रहे हैं। समझ में आ क्या होगा? ये 22 ग्राम है, देख लीजिए बुक निकाल करके पेज नंबर 36, उसको 122 ग्राम करना है। अब टोटल यदि बिलियन की मैं बात करूं तो बिलियन बराबर क्या हो जाएगा? इसको आप ए सपोज कर लो, इसको आप बी सपोज कर लो। ये विलायक हो जाएगा ज्यादा, ये विलय हो जाएगा बी कम है, तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी CCl4 प्लस बेंजीन। तो CCl4 122 ग्राम है प्लस बेंजीन कितना? 22 ग्राम है। 22 ग्राम इज इक्वल टू टोटल देखेंगे 144 ग्राम। गाइस कहता है इसमें बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत अलग अलग निकालना है। तो पहले हम चलते हैं C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, लेक्चर 3 में जाकर देखेंगे, सॉल्यूशन के लेक्चर 3 में इसका फॉर्मूला बताया गया। क्या है? C6H6 का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान इनटू 100। आपको ऐसा बताया जा चुका है, ठीक है। अब यहां पर बेंजीन का देखिए द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम है। टोटल कितना है? 144 है, इनटू कर देंगे 100, यह हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 72। कैलकुलेट करेंगे 1100 बाई 72। यदि इसका आप कैलकुलेशन करके निकालते हो तो 15.28% निकलता है। इसी तरह से यदि आप निकालना चाहोगे CCl4 का परसेंट, CCl4 का परसेंट, तो बराबर हो जाएगा CCl4 का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान इनटू 100। CCl4 की मात्रा कितना है देखेंगे? 122 है, बुक में 22 दिया गया, उसको सुधार करके आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। बाय हो जाएगा 144 गुना 100 काटेंगे 61, यह हो जाएगा 72, 100 बाई 72। कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 84.72%, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। यदि दोनों में से किसी एक का परसेंट निकल जाए, सपोज दैट सेकेंड इसका देखेंगे, दोनों में से किसी एक का परसेंट निकल जाए, सपोज दैट इसका परसेंट निकल गया है, इसका निकालना है, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि इसका निकल गया एक का, तो दूसरा का हो जाएगा CCl4 का परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस C6H6 का परसेंट। सिंपल है, देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं करना है।
तो 100 में माइनस कर देंगे कितना से, C6H6 का परसेंट देखिए कितना है, 15.28%। कैलकुलेट करेंगे 84.72% तो ही निकलेगा। तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट नोट करते जाओ, ठीक है, लेट मत करो। जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, वीडियो को रोक करके आराम से देख करके इसको नोट करते जाओ, ठीक है। कंप्लीट आपका एक क्वेश्चन आंसर गाइड तैयार हो जाएगा। तो नोट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 36 ही होगा, मैच करते जाइए आप लोग। इसमें कहता 1 बिलियन में 30% बेंजीन घुला हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड के बिलियन में। समझ में आ रहा है, दो चीज का बिलियन है, बिलियन में दो चीज है, बिलियन में दो चीज है, क्या क्या है, C6 है, H6 है, इसका नाम बेंजीन है, और CCl4 है। दोनों चीज मिलने के बाद ये बिलियन बना। अब कहता है बेंजीन का 30% है, इसका 30% है, तो भाई मेरे इसका कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं C6H6 की मात्रा इज इक्वल टू कितना होगा, 30%। यदि परसेंट दिया हुआ हो तो बिलियन को हमने कहा था सपोज कर लेना कितना, 100। मानो suppose that solution is 100 billion is equal to 100 ग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका 30% है, तो C6H6 की मात्रा जो होगी ग्राम में क्या होगा, बिलियन का कितना 30% है ना, तो 100 का 30%। यदि इस मेथड से निकालें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको निकाल के दिखाता हूं। 100 गुना 30/100 कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल हो गया कितना, ये 30 ग्राम निकल गया। अब यदि C6H6 30 ग्राम में है तो बिलियन तो 100 ग्राम माने हैं, तो CCl4 की मात्रा कितनी होगी, 100 में 30 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही तो होगा हमारा। तो आ जाएगा CCl4 की मात्रा, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा बिलियन माइनस C6H6, बिलियन 100 आप सपोज किया, परसेंट दिया होता, माइनस 30 बराबर क्या चीज 70 ग्राम। अब कहते हैं इसमें कि बेंजीन का मोल अंश क्या होगा। तो मोल अंश के लिए सबसे पहले तो मोल दोनों का निकालना होगा। तो पहले चलते हैं बेंजीन का मोल, C6H6 का मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम में भार बटे अनुभार। तो ग्राम में भार किसका, बेंजीन का, बटे अनुभार किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, इसको आप याद रखना। ओके, तो ग्राम में भार इसका 30 है, इसका निकालेंगे बढ़चक 72 छो कितना 78 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 0.385 आएगा, इतना मोल आ जाएगा। दूसरा किसका मोल निकालना, दूसरा CCl4 का मोल निकालिए। CCl4 का मोल इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम में भार किसका, CCl4 का, बाय हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसका, CCl4 का, CCl4। अब गाइस आप देखेंगे यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 12 होता है, Cl का 35.5 होता है, उसको 4 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 142, और प्लस 12 करेंगे 155 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 70/155। कैलकुलेट करेंगे तो 0.455 मोल आएगा। अब सिंपल है, जिसका भी कहेंगे दोनों में से निकालने के लिए किसी का भी निकाल सकते हो, एक का निकलेगा दूसरा आसानी से निकल जाएगा। बेंजीन का निकालना X C6H6, X का मतलब हुआ मोल प्रभास, C6H6 का मतलब हुआ बेंजीन, बेंजीन का मोल अंश इज इक्वल टू बेंजीन का मोल NC6H6 इंडिकेट क्या था बटे टोटल मोल, तो क्या हो जाएगा NC6H6 प्लस NCCl4 का मोल इज इक्वल टू, देखिए इसका कितना मोल है, इसका मोल यहाँ निकल चुका है 0.385 बाय टोटल करेंगे, दोनों को जोड़ना है तो दोनों को यहीं पर जोड़ लो,
10, ये दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद टोटल हो जाएगा 10 सुना बाकी है 8 5 13 14 4 बाकी है 4 3 7 1 चीज 0.840, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 0.458 आंसर। सो गाइस सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना था बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट में हमको यहाँ पर केवल दिया गया परसेंट, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का दिया गया तो सॉल्यूशन दो चीज से बना है, बेंजीन से भी बना है और CCl4 से भी बना है। तो बेंजीन 30% है तो हम बिलियन 100% 100 ग्राम मान लेते हैं, तो उसमें 30 ग्राम हो जाएगा बेंजीन। इसको 100 में घटाएंगे तो 70 ग्राम आ जाएगा CCl4। दोनों का ग्राम में फार्म निकल गया, तो भाई मेरे मोल तो निकल जाएगा आराम से। दोनों का मोल निकाल लेना, दोनों के मोल को जोड़ देंगे तो बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना उसका मोल बटे बिलियन का टोटल मोल। तो आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कि 30 ग्राम CO कोबाल्ट है, CO NO3 का होल 2 इंटू 6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला है, ठीक है। बिलियन में क्या है, घुला है। तो इसका जो निकालना है, क्या निकालना, मोलरता। कैपिटल M इजिकल टू क्या चीज, व्हाट। तो कैपिटल M तभी निकल सकता है जब आपको वॉल्यूम दिया रहे, ठीक है, और सॉल्यूट का मास दिया रहे, दोनों चीज दिया हुआ, फटाक से निकाल लेना। तो WB इजिकल टू हो जाएगा इसका 30 ग्राम, ठीक है। अब MB यदि इसका निकालना है तो इसका 59 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 प्लस 6 इंटू 3 16 इंटू 3 16 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, होल 2 है, प्लस 6 आगे है, H2O का कितना होता है, 18 होता है। सो गाइस कैलकुलेट करो सबका 59, तो ये हो जाएगा 59 प्लस इसको यदि आप कैलकुलेट करते हो तो 48 प्लस 14 आप इसको ऐड करो हो जाएगा 62 इंटू 2 124 इसको कैलकुलेशन करेंगे 108। अब सबको गाइस ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं है, 9 ग्राम पर मोल, यह यूनिफाइड आप लिख सकते हो। अब वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम है इसका 4.3 लीटर, तो M इक्वल टू हो जाएगा WB बाई MB इंटू 1000 बाई क्या चीज भी, किसमें, ml में। आपको हम बताए थे ml में रहेगा 1000 लगेगा, यदि लीटर में होगा 1000 नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए क्या चीज, WB बाई MB इंटू 1 बाई वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, 1000 गायब। अब इसको कीजिए WB 30 291 इंटू 1 बाई 4 पॉइंट क्या चीज 3 कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा 300 बाई 291 इंटू 43 कैलकुलेट करके आएगा 0.02 मोलर या M, इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, उसका फार्मूला होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आपको हम लेक्चर नंबर 3 में बताए थे यदि दो ठो बिलियन हो अलग अलग, ठीक है, और सेम टू सेम टेम्परेचर हो, तो 1 बिलियन का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया हुआ, दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलर आपको निकल जाएगा, या दूसरा मोलर दिया हुआ तो वॉल्यूम निकल जाएगा दूसरा सॉल्यूशन का। ये फार्मूला वहां पर हम आपको बताए हुए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे हम इसका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो फर्स्ट है आपका 30 ml सॉल्यूशन के लिए 0.5 H2SO4 कंसंट्रेट होता है, ठीक है। अब देखेंगे वॉल्यूम। अब सेकेंड स्टेप में क्या करता है कि 500 ml को कंसंट्रेट करने के लिए मोलरिटी क्या होगी, है ना। तो सिंपल है, देखेंगे वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम क्या है 300 ml है, पहला कंसंट्रेशन क्या है H2SO4 का M1 इज इक्वल टू 0.5 है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, वॉल्यूम दिया गया V2 इज इक्वल टू क्या चीज 500 ml, तो निकालना क्या इसका M2 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इस फार्मूला पर आराम से निकल जाएगा, कहीं परेशानी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो M1 हो जाएगा M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। फाइंड, इसको वैल्यू को पुट कीजिए तो हो जाएगा 30 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, अब गाइस देखिए उस साइड क्या है M2 V2, M2 तो हमको निकालना है, V2 दिया गया कितना 500 ml, ये हो जाएगा M2 इंटू 500।
जो कैलकुलेट करके क्रॉस होगा कर लो, 1 टाइम 2 टाइम 1/2 ये हो जाएगा 15। अब इसको यदि इस साइड हम लाते हैं तो हो जाता है 15/500 इज इक्वल टू m2। सेकंड कंसंट्रेशन इसका निकलने वाला है दूसरा। अब इसको 5 से कीजिए 3 बाई ये क्या हो जाएगा 100, तो इसका गाइस m2 क्या हो जाएगा 0.03 m इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। दो सॉल्यूशन अलग अलग हो इस फार्मूला पर निकाल लेंगे, एक सिंगल हो इस फार्मूला पर निकालेंगे। तो फटाफट तीसरा नोट कर लो, हम चौथा चल। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम कंसंट्रेशन पर रिलेटेड है। इसमें आपको कर रहा है यूरिया के 0.25 मोलर। मोलर का मतलब तो पता है, मोलरता को बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू 0.25 मोलर यूरिया, ठीक है। इतना मोलर यूरिया दिया हुआ है। अब इसको कहता है यदि 2.5 kg कंसंट्रेट किया जाए सॉल्यूशन के लिए तो यूरिया का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। यानी इतना बिलियन में ये सॉल्यूशन की मात्रा है, ये आपका बिलियन दिया हुआ है, ये बिलियन दिया हुआ, तो बिलियन तभी बनेगा जबकि क्या क्या होगा विलायक और विलय होगा। ये देखेंगे केजी में है ना, तो चलते सबसे पहले यहां से देखते हैं। यहां पर हम मोलर की बात करें तो 1 लीटर बिलियन में 0.25 मोल यूरिया विलय है। अब इस स्टेटमेंट से ये लाइन हमारा निकल गया, तो यूरिया का मोल कितना आया 0.25, कितना में 1 लीटर बिलियन में, तो ये इसी पॉइंट से ये निकल गया। अब देखेंगे यूरिया का मोल हमको प्राप्त हो चुका है, तो यूरिया का मोल कितना भाई 0.25 मोल। अब हमको ग्राम में जाना है ना, तो यूरिया का ग्राम में हम भार निकालेंगे, तो हो जाएगा मोल बराबर क्या होता है याद है, ग्राम में भार बटे क्या होता है अनुभार। यूरिया का फॉर्मूला जिसको पता नहीं है नोट कर लो, NH2CO NH2 होता है, ओके। मोल दिया गया कितना देखोगे, पुट करो मोल को 0.25 मोल से हमको ग्राम में जाना, देखो एकदम इजी है। 0.25 इज इक्वल टू मास इन ग्राम हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, क्योंकि ग्राम में जाना है केजी में। मास इन ग्राम, ग्राम में भार हमको निकालना बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा देखेंगे, N का 14 प्लस 2 16 प्लस आप उसमें 12 कर दो, 16 12 करोगे 28 आएगा, 28 में प्लस 16 कर दो, 28 में 16 करोगे 44 आएगा, 44 में आप 14 जोड़ दो 58 होगा, 2 जोड़ दो 60 होगा। टोटल यूरिया का देखते हैं भार 60 यूनिफाइड होता है, इतना ग्राम पर मोल होता है ना। अब इस साइड क्या ये डिवाइड में इस साइड आकर के इनटू में हो जाएगा, करो 0.25 into 60 इज इक्वल टू मास इन ग्राम, किसका यूरिया का, ओके। तो हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे 100 होगा क्लियर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा यूरिया की जो मात्रा होगी ग्राम में कितना हो जाएगा भाई मेरे 15 ग्राम हो गया, ठीक है। यूरिया की मात्रा 15 ग्राम हो गया, कितना 1 लीटर में। अब हमको यहाँ पर विलायक मान लेना, क्योंकि केजी में है तो विलायक मान लेना, माना कि विलायक इज इक्वल टू 1 केजी, मतलब क्या चाहिए 1000 ग्राम। तो बिलियन बनाना है तो क्या करेंगे, तो बिलियन बराबर हो जाएगा विलायक प्लस विलय, 1000 प्लस 15 बराबर 1000 क्या चाहिए 15 ग्राम, निकल गया। अब यहां पर चलते हैं, चूंकि 1000 15 ग्राम बिलियन में कितना 15 ग्राम यूरिया है। देखिए सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमको ग्राम में जाना था, ग्राम में आ गए। अब हमको कहा था 2.5 केजी में, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 ग्राम हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसलिए हम निकालते हैं 1 ग्राम
बिलियन में 15 बटे क्या चीज 1015 ग्राम क्या है यूरिया है। ओके, अब आपको बताना है कि 2.5 केजी में यानी कि 2500 ग्राम में कितना होगा, इसलिए 2500 ग्राम इसको हम लिख देते हैं 2500 ग्राम। ओके, कंफ्यूज नहीं करना कहीं। 2.5 केजी इक्वल टू 2500 ग्राम, तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 15 बटे 1025 गुना 2500 ग्राम। अब यदि कैलकुलेशन इसका करोगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आ जाएगा इसको 5 से, ठीक है, तो हो जाएगा 3 और इसको करेंगे 203 203 आ जाएगा। ओके, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 7500 बटे 203। यदि हम इसको क्लियर लेकर के चलते हैं 37.00 समथिंग होगा, ठीक है, जो भी होगा इतना ग्राम हो जाएगा किसका यूरिया। तो 2.5 केजी बिलियन के लिए यूरिया 37 ग्राम आवश्यक होगा, ठीक है। एक बार ने इसको 2 बार करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं बहुत विस्तार से बताया है, नहीं तो हम शॉर्टकट भी इसका हम लेकर के चल सकते थे। सो गाइस फटाफट नोट कर लेंगे, इसके बाद हम 36 पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन बढ़ता है। ओके, सो गाइस 36 पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर। इसमें कहता है कि आई का 20% वेट बाय वेट है, ठीक है, जिसका डेंसिटी है 1.202। तो मोल फ्रैक्शन निकालना, मोलालिटी निकालना, मोलरिटी निकालना है। आपको बताए थे मोलालिटी और मोलरिटी दोनों वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब डेंसिटी दिया रहे। बहुत सिंपल है, डेंसिटी दिया आराम से निकल जाएगा। तो इसमें आपको दिया गया है वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू 20% किसका KI का। पोटेशियम आयोडाइड बिलियन में 20% है, सबको समझ में आ रहा होगा। और इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी दिया गया 1.202 ग्राम पर ml। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए आपको बताए थे मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी जो भी निकालना है एक डाटा तैयार कर लो, बहुत शॉर्ट टर्म में आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें सॉल्यूशन को सपोज कर लेंगे, माना कि चूंकि परसेंट दिया हुआ है, माना कि बिलियन इज इक्वल टू कितना 100 ग्राम, तो KI की मात्रा क्या हो जाएगी 20 ग्राम। सिंपल है, KI की मात्रा 20 ग्राम, तो KI जो घुला हुआ वाटर में उसकी मात्रा क्या हो जाएगी H2O की मात्रा 80 ग्राम। सबके लिए क्लियर हो गया। अब यहां पर नोट कर लो, इसको आप A सपोज कर लो, विलायक को इसको आप B सपोज कर लो, ठीक है, या नहीं भी करोगे चलेगा। तो यहां पर लिखो KI, यहां पर लिखिए H2O और यहां पर लिखिए बिलियन, सबको समझ में आ रहा होगा। तो बिलियन कितना आपका 100 ग्राम, H2O कितना है 80 ग्राम, KI कितना परसेंट था 20 ग्राम था, सबको समझ में आ रहा। अब मोल निकालिए इस दोनों का, इसका मोल निकालिए KI का मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राम में भार बटे अनुभार। यदि इसका निकालेंगे तो पोटेशियम का क्या होता है 39, इसका होता है 137, यदि 127 सॉरी होता है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 20 बटे 166 0.120 अप्रोक्स आएगा। अब कैलकुलेट कर लेना। इसका यदि निकालेंगे जल का मोल तो क्या हो जाएगा ग्राम में भार 80 बटे क्या चीज 18, ठीक है। यदि इसका कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 18 चक 72 4.44 इसका आते रहेगा, ठीक है। यदि हम बिलियन की मोल की बात करें तो बिलियन में टोटल मोल हो जाएगा NH2O प्लस क्या चाहिए NKI। तो थोड़ा टाइम लगेगा, डाटा निकालने उसके बाद इजी हो जाएगा। NH2O देखेंगे 4.44 है, इसका निकालेंगे तो 1.12 है। अब इसको ऐड कर लीजिए जी 6 5 4.56, इतना टोटल मोल आया है किसका सॉल्यूशन का। सो गाइस अब कुछ नहीं करना, जो जो कहे उसको निकालते जाइए। एक इसमें डेंसिटी भी दिया गया, डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है m/v होता है ना, तो हमको बिलियन का वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा m बाय क्या चीज
डी। सबको समझ में आ रहा है? तो एम देखिए मास इसका कितना है 100, सॉल्यूशन का बाय डेंसिटी क्या है इसका 1.202 यदि इसका कैलकुलेट करेंगे 83.33 ml आ जाएगा वॉल्यूम। अब जो भी गैप को निकालने के लिए फटाफट निकालते जाओ, ठीक है। सबसे पहले इसका मोलरता निकालिए, कैपिटल एम इजिकल टू क्या होता है WB/MB इंटू 1000 बाय क्या चीज वॉल्यूम, किसमें ml में। सबके वैल्यू को रखिए, इसमें क्या ही घुला हुआ है ना, WB/MB का वैल्यू देखिए यहां पर निकल गया 0.12 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम देखिए क्या है इसका वॉल्यूम यहां पर निकल चुका है इतना ml 83.33, ठीक है। इस पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए 12,000 बटे 83 कैलकुलेशन करके हमको भी बताइए कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। स्मॉल है मोलरता जिसको बोलते हैं क्या होगा WB/MB इंटू 1000 बाई क्या चीज WA किसमें ग्राम में, आप निकालो WB/MB कितना है 0.12, यहाँ पर तो क्लियर है 0.12 इंटू 1000 बाई WA H2O की मात्रा देखिए कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम इसको लिखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 से कर दीजिए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 0.06 कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेशन 25 छक हो जाएगा 150 1.50 2 अंक के बाद दशमलव इतना मोलर। गाइस सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे X H2O, ये जो भी निकलना है KI का भी निकाल सकते हो, X KI बराबर KI का मोल देखेंगे क्या है KI का मोल बटे टोटल मोल कर देंगे, कुछ नहीं करना। KI का मोल कितना देखो 0.12, टोटल मोल देखो क्या है कितना है 4.56 ये हो जाएगा 12 बटे 456। आप चाहो तो पॉइंट में भी निकालो क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो गाइस समझ में आ गया होगा 5 नंबर का, और पेज नंबर 36 इंट हो गया। अब नेक्स्ट अगला पेज में हम चलते हैं और आज एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन आंसर आपको बताना है जो बीच बीच में टॉपिक में दिया हुआ है, तो फटाफट आप नोट करते जाओ। हम क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, देखेंगे कहता है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S की जल में STP पर विलेयता कितना दिया गया 0.195 स्मॉल m किसका इंडिकेटर है, मोलरता का तो है, मोलरता दिया है तो मतलब मोल दिया हुआ है, विलायक की मात्रा दिया हुआ है। अब कहता क्या निकालने के लिए हेनरी का स्थिरांक क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन हेनरी के बेस पे दिया गया KH हमको निकालना है, तो KH निकालने के लिए सबसे पहले हमको H2S जो जल में विलेयता दिया गया उसके लिए हमको उसकी मोल को निकालना है। तो चलते हैं H2S की विलेयता सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.195 m। अब इससे आपको कुछ चीज अलग करना है, दो चीज इसमें दिया हुआ है ना, मोल भी है और मात्रा भी है, किसका किसका मोल होगा किसकी मात्रा होगा वो निकालना है। स्मॉल m का मतलब होता है मोलालता, तो किसी बिलियन के 1 kg विलायक में विलायक का जितना मोल होता है, तो इससे तो स्पष्ट हो गया विलायक की यहाँ पर मात्रा दिया हुआ है, विलायक के 1 kg में 0.195 मोल H2S है, सिंपल, इसी से निकाल लिए। तो यहां पर आपको ये करना है WA की जो मात्रा वो कितना है 1 kg बराबर क्या चीज 1000 ग्राम है। अब H2S का जो मोल है वो आपको दिया हुआ है, H2S का मोल कितना 0.195। अब आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो हमको विलायक का भी मोल चाहिए यानी जल का, तो इसके जल का मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O का मोल
H2O का मोल, तो H2O का ग्राम में भार, चूंकि जल में घुला हुआ है ना, 1 kg जल में घुला हुआ होगा, इसलिए ये टर्म साइलेंट है, हम डिफिनेशन से यहाँ से लाए। 1 kg जल में इतना मोल घुला हुआ है, तो जल H2O का मोल ग्राम में भार बटे अनुपात 1000 बटे क्या चाहिए 18, तो 55.55 मोल किसका हो जाएगा, जल का हो जाएगा। अब आप बताइए बिलियन का कुल मोल क्या हो जाएगा, बिलियन का कुल मोल क्या हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा जल का मोल H2O का मोल NH2O प्लस किसका H2S का मोल NH2S H2S का मोल, दोनों का ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना। 55.55 प्लस 0.195 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 5 आ जाएगा ये पहले, और 9 5 14 4 बाकी 1, ये हो जाएगा 4 5 1 6 1 7 55.75 सॉल्यूशन का आ गया। अब निकालिए x H2S, H2S का मोल अंश इज 0.195 बाई 55.745। यदि इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0.0035, ये इतना आपको आएगा मोल फ्रैक्शन किसका, इसका। हमको निकालना क्या KH। अब देखिए इसका यदि KH निकालना हो, H2S दिया हुआ है, x H2S दिया है, KH निकालना हो तो आपको STP पर PH2S भी पता होना चाहिए, जो 0.987 बार के क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहेगा तो याद रखेंगे आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको याद रखना होगा STP पर H2S का जो दाब होता है 0.987 बार होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, हेनरी के लॉ में आप पढ़े हैं कि PH2S इज इक्वल टू क्या होता है KH इंटू x H2S। अब तो बन जाना चाहिए, अब तो बहुत सिंपल हो गया है। यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया 0.987 इज इक्वल टू KH इंटू इसका वैल्यू देखिए क्या 0.0035, इधर ये गुणा में इधर आके भागा में, तो गाइस KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 0.987 बाई 0.0035 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 282 वार के इक्वल होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको पेज नंबर 40 में दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको याद रखना। और यहाँ पर इसकी जो विलेयता है, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 में भी मिस है, कैपिटल M होगा, इसको स्मॉल m कर लेना, ठीक है। क्योंकि कैपिटल M रहेगा तो याद रखेंगे दोनों का आप मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हो, कैपिटल M में वॉल्यूम आता है ना, इसलिए स्मॉल m ही होगा, ठीक है। तो आप इसको सुधार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 40, यहाँ पर आपका क्या होगा, कैपिटल M होगा, उसको स्मॉल m कर लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम लगे आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे हमको। सो गाइस 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये भी आपका हेनरी के कांस्टेंट पे, हेनरी के लॉ पे डिपेंडेंट है। इसमें कहता है 298 केल्विन पर CO2 गैस जल में विलेयता के लिए हेनरी के इस तरह का मान दिया गया, KH का वैल्यू है। ये KH का वैल्यू आपको दिया गया है 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब कहता है 500 ml सोडा जल में 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। प्रेशर भी दिया गया क्या चीज 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। तो इसी टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर पर हेनरी का कांस्टेंट दिया गया, उसी टेम्परेचर पर कहता है CO2 की मात्रा कितना घुली हुई होगी। तो सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन में दिया गया उस चीज को नोट कर लेंगे। इसका वैल्यू इसमें दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ क्या चीज 8 पास्कल। और देखेंगे प्रेशर दिया हुआ है किसका, CO2 का। CO2 का प्रेशर दिया हुआ PCO2 = 2.5 atm। सो गाइस atm को ले जाना किस में, पास्कल में, याद रखना। तो हो जाएगा आपको 2.5 × 1.01325 × 10⁵ पास्कल, बिकॉज 1 atm इज इक्वल टू आपको पता है 1.01325 पास्कल होता है। जिसको पता नहीं है नोट करते जाओ, ठीक है।
अब यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, कैलकुलेशन करेंगे 2.533 इंटू 10 टू द पावर 5 पास का। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको निकालना है x CO2 इज इक्वल टू व्हाट। यदि ये निकल गया तो याद रखें CO2 की मात्रा आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको हेनरीज का नियम चलना पड़ेगा। क्या होता है? PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू XCO2। पढ़े हैं ना? ऐसा वाला तो पढ़ा है। हेनरीज कांस्टेंट लेक्चर नंबर 7 जाएंगे, मिल जाएगा आपको। अब यहां से यदि आप निकालेंगे PCO2 बाई क्या चीज KH इज इक्वल टू XCO2, कैलकुलेट कीजिए। PCO2 देखिए कितना निकला 2.533 इंटू 10 टू द पावर क्या चीज 5 बाई कितना KH का वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू CO2। यदि इसका गाइस कैलकुलेशन करोगे तो ये टोटल आपको कैलकुलेट करके होता है 1.517 इंटू 10 टू द पावर, ये 8 प्लस ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा -3 इज इक्वल टू XCO2। अब XCO2 है बिलियन में, जो विलय की मात्रा है बहुत बहुत कम होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं XCO2 का फॉर्मूला क्या होगा NCO2 बाई NH2O प्लस NCO2। अब देखेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा रफ कर रहे हैं, यहाँ पर NCO2 जो होगा बिलियन में बहुत 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 कम होगा किससे H2O के मोल से। तो आपको ऐसा पता है NCO2 का मान क्या हो जाएगा तब नगण्य हो जाएगा। याद रखेंगे नीचे में, ऊपर में नहीं करना है, नीचे बिलियन होगा ना, तो नीचे में हम ऐसा इसको नगण्य करेंगे तो XCO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे NCO2 बाई NH2O। ओके, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो हम करते हैं वही चीज। तो ये हो जाएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, अब देखिए XCO2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आया है, बोलिए क्या लिख सकते हैं NCO2 बाई NH2O। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए, NH2O हम निकालते हैं। NH2O कब निकालेंगे देखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो 298 केल्विन पर जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है। सो गाइस देखिए यहाँ कितना ml दिया हुआ 500 ml सोडा जल है ना, 500 ml है तो 500 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि 1 ग्राम में 1 ml है, 2 ग्राम में 2 ml होगा, 3 ग्राम में 3 ml होगा, तो 500 ml में कितना ग्राम होगा 500 ml होगा, तो हो जाएगा जल की मात्रा कितना 500 ग्राम। अब बताओ जल का अनुभार क्या होगा, जल का अनुभार 18 होता है, सबको पता है, बहुत स्मार्ट भी हो सबको पता है 18 होता है। अब बोलो जल का मोल NH2O ग्राम में भार बटे क्या चीज अनुभार 500 बटे 18 निकलेगा क्या, तो 27.78 इतना मोल आएगा। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, पुट करोगे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको लेते हैं 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इज इक्वल टू NCO2 बाय NH2O का वैल्यू कितना है 27.78। अब हम इसको कैलकुलेशन लेकर के यहीं पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस साइड भागा में साइड गुना में 1.517 गुना 10 के पावर -3 गुना 27.78 इज इक्वल टू NCO2। अब इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये ग्राम में भार बटे अनुभार होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1.517 गुना 10 के पावर -3 गुना 27.7 है ना 8 हो जाएगा इज इक्वल टू मोल बराबर होगा ग्राम में भार कार्बन का बटे कार्बन का अनुभार कितना होता है 44। इधर भागा में इधर आकर के क्या चाहिए गुना में करो 1.517 गुना 10 के पावर -3 गुना 27.78 गुना 44 इज इक्वल टू क्या चाहिए ग्राम में भार। यदि कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल कैलकुलेशन करके 1.854 ग्राम इज इक्वल टू क्या चीज ग्राम में भार किसका CO2 का। याद रखना CO2 की मात्रा निकल गया कितना
1.854 ग्राम। हम इसको फिर से रीड करते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हेनरीज के कांस्टेंट का मान दिया गया केएच का, पास्कल में इतना पास्कल है। उसके बाद कहता 500 ml सोडा जल को 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। CO2 की मात्रा क्या होगी? तो याद रखेंगे CO2 की मात्रा निकालने के लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा कि मोल अंश या मोललता या द्रव्यमान प्रतिशत में जाना पड़ता है। तो हेनरी के नियम में मोल अंश आता है, तो इसलिए हेनरी के नियम वाला फार्मूला लगेगा। तो KH का वैल्यू दिया गया हेनरीज कांस्टेंट, PCO2 दिया गया 2.5 एटीएम। एटीएम को ले जाना पास्कल में, है ना। एटीएम को किसको ले जाना? पास्कल में। तो 2.5 एटीएम था, इसको पास्कल में चेंज किया, 1.01325 into 10⁵ से मल्टीप्लाई किया। तो 1 एटीएम बराबर होता है 1,1325 पास्कल। यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं 2.533 into 10⁵ पास्कल। यहाँ पे क्लियर हो गया। प्रेशर आ गया, KH आ गया, प्रेशर आ गया और KH आ गया, तो इस फार्मूला से आपको विलय का मोल अंश निकल जाएगा। विलय का मोल अंश यदि चलते हैं यहाँ से कैलकुलेशन करके तो इतना आता है, ओके। उसके बाद ये XCO2 बिलियन में विलय के जो अमाउंट होगा वो विलायक के मोल से बहुत कम होगा, इसलिए हम साइड में कैलकुलेशन किए। XCO2 इस फार्मूला को उठा करके हम यहाँ लाते हैं, देखिए क्या होता है। XCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बटे बिलियन का कुल मोल। तो गैस जो होगा जल में बहुत बहुत कम घुला होगा, इसलिए CO2 को हम नगण्य भी ले सकते हैं, यानी उसका कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम CO2 का कैलकुलेशन छोड़ते हैं तो केवल H2O का बचता है, ये टोटल टर्म। अब CO2 हट जाएगा, H2O बचेगा, तो हमने लिख लिया। अब देखिए इस फार्मूला को लेकर के जहाँ XCO2 है वहां पर हम लिखेंगे NCO2/N2, ठीक है। उसके बाद इसका मोल निकालेंगे, किसका? जल का मोल। तो जल का मोल हमको पता है, देखेंगे टेम्परेचर कितना है, 298 स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर पर जल का डेंसिटी सेम टू सेम होता है, यानी कि इस जितना ग्राम होगा उतना ml होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जल की मात्रा 500 ml था वहां पर सोडा जल, तो 500 ग्राम हो जाएगा। तो जल का अनुभार 18 होता है। अब जल का मोल 27.78 निकल गया। यहाँ से ये मोल उठा करके यहाँ पर पुट कर देना है। अब ये भागा में इधर आके क्या चाहिए? गुना में हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल उस साइड बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बड़ा फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम भार बटे अनुभार। अनुभार कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। इधर ये भागा में इधर आके क्या चाहिए? गुना में। ये टोटल का यदि कैलकुलेशन करोगे तो 1.854 ग्राम CO2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लो, पेज नंबर 40 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था, इसमें कोई मिसप्रिंट नहीं है, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, पेज नंबर 46। नंबर 8 और पेज नंबर 46 एक ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है A और B दो अलग अलग घटक है जिसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब क्रमशः दिया हुआ है। तो शुद्ध अवस्था को हम A के लिए P0 A करते हैं और B के लिए क्या चाहिए? P0 B करते हैं। दोनों के लिए शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब अलग अलग दिया गया। इसका दिया गया 450 mmHg और इसका दिया गया 750 mmHg। अब दोनों बिलियन का यदि हम मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब दिया गया PS = 600 mmHg, ठीक है। 600 mmHg दिया गया। तो कहता है A और B का मोल अंश क्या होगा। फिर वाष्प अवस्था में वेपर फेज में A का मोल और B का मोल क्या होगा वो भी हमको निकालना है। बहुत इजी है, आप यहाँ कॉन्शियस रहो। आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाए थे फॉर वोलेटाइल्स लॉ, याद है? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट आपको राउल्ट्स लॉ बताए थे फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, याद होगा ना। तो उसमें क्या था? PS = PA + PB, या इसको PD भी यहाँ लिखते हैं, प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PA = होता है P0 A × XA + PB बराबर होता है P0 B × XB। यदि यहाँ से कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है XA बराबर क्या होता है? 1 - XB। आपको ऐसा बताया हुआ है, तो उसको पुट करना है। तो हो जाएगा ये PS = P0 A × XA जहां पर है वहां पर लिखेंगे 1 - XB। तो यहाँ पर XA है, यहाँ पर हटा करके 1 - XB लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 -
एक्स बी प्लस क्या हो जाएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी, जिसका वैल्यू ऊपर में दिया हुआ अब यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, पी नोट ए इंटू एक्स बी, ओके, प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, हमने पी नोट ए से दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, उसके बाद इधर जो था वो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, ये दोनों टर्म से, इस दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, एक्स बी कॉमन हो रहा है, तो हम करते हैं पी नोट ए पहले लिख लेते हैं, एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, पहले हम प्लस वाला टर्म को लिखते हैं, उसके बाद माइनस वाला को लिखते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा पी नोट बी, ये माइनस है इस साइड आ जाएगा, माइनस पी नोट ए, प्लस वाला को हम पहले लिखे हैं इसलिए प्लस कॉमन आ गया, माइनस वाला को बाद में लिख लिया इसलिए माइनस कॉमन नहीं आएगा। अब जो भी जहां सब वैल्यू को रखो, पी एस कितना दिया हुआ देखो 600 रख दो, पी नोट ए कितना दिया गया है 450 रख दो इसको भी, प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी कितना है 750, पी नोट ए कितना है 450, एकदम रखते जाओ, कहीं कुछ नहीं आप करना आपको। अब देखिए इधर प्लस इधर आके क्या हो सकता है आपको पता है, माइनस 450 बराबर एक्स बी, ये दोनों का कैलकुलेशन कीजिए 300 बचेगा, ये दोनों को माइनस कीजिए 150, इधर ये गुना में इधर आके क्या चीज भागा में 300 बराबर क्या चीज एक्स बी, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 बराबर एक्स बी, या यूं कहें एक्स बी बराबर 0.5। अब एक काम करते हैं, एक्स बी का मान 0.5 है, एक्स बी का मान यहां से उठा करके यहां रख देते हैं, एक्स ए का मान निकलेगा, तो गाइस बताएंगे एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 होगा क्या चीज एक्स ए का भी मान। अब हमको यहां पर कहता है वेपर फेज के लिए निकालने के लिए क्या होगा, वेपर फेज में आपको पहले सबसे पहले ए निकालना पी ए, तो पी ए बराबर पढ़े हो पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट ए क्या है गाइस बोलो वेपर फेज के लिए, पी नोट ए 450 है और एक्स ए कितना निकला 0.5, वहां पर रखिए 450 इंटू 0.5, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 225 mmHg। वेपर फेज में सॉल्यूशन में पीबी बराबर भी इसी तरह से निकालिए, पी नोट बी इंटू एक्स बी निकलेगा क्या, पी नोट बी देखिए कितना है 750 और एक्स बी कितना है 0.5, पुट कीजिए यहाँ 750 इंटू 0.5, कैलकुलेशन करेंगे 1 ये 2, ये हो जाएगा 7 375 mmHg। अब बताएंगे वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए के लिए वाई ए बराबर पी ए बाई पी ए प्लस क्या चीज पी बी होता है कि नहीं होता है। देखेंगे वेपर फेज के लिए आपका प्रेशर टोटल दिया गया कितना 600 mmHg, याद रखेंगे यदि 600 mmHg ये इसके बराबर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा मेरा क्वेश्चंस आंसर, इसलिए आप याद रखेंगे दोनों साइड मैच करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड मैच करा, प्रेशर 600 दिया गया, हमने भी जो निकाला वो 600 आया, मतलब मेरे द्वारा अभी तक जो बना वो सही है। अब वेपर फेज के लिए निकालना तो पीए का मान देखिए 225 है और टोटल जोड़ेंगे तो क्या चीज 600 हो जाएगा, यदि वैल्यू रखेंगे तो 0.375 ये इतना आएगा, और वाई बी के लिए चलेंगे तो पीबी बटे क्या चाहिए पीए प्लस पीवी या पीएस भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 375 बटे 600, यदि इसका कैलकुलेशन करें 0.625 आंसर आएगा। सो गाइस बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे, ओके। अब फटाफट नोट कर लो, हम अब आगे चलते हैं। सो गाइस पेज नंबर 54 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। अब 8 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये भी आपको कुछ इसी टाइप से डिपेंडेंट है, क्या कह रहा है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, ठीक है, दिया हुआ कितना 23.8 mmHg, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम किसको यूरिया को डिसॉल्व किया गया, घोला गया, तो इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब P नोट ए निकालना, क्योंकि शुद्ध जल को P नोट ए बोलेंगे। अब कहता अपेक्षिक वाष्प दाब अब नमन
अनुशंख्य गुणधर्म में 4 को बताए थे, जिसमें से ये पहला था। और वाष्पशील विलय होगा तो उसके लिए ये नियम दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया? पी नोट ए आपको दिया गया है शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना? 23.8 mmHg। ओके गाइस, फिर कहता है 850 ग्राम जल में WA कितना दिया गया है? WA विलायक है 850 ग्राम। अब WB यूरिया कितना दिया गया है? 50 ग्राम घोला गया है। ठीक है, तो कहता है इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब, पहले तो जल के वाष्प दाब की कहता है गणना करने के लिए, उसके बाद कहता है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन दोनों निकालने के लिए। तो हम चलते इसमें आपको विलयन में कहता निकालने के लिए, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो WA दिया गया है, Na बराबर क्या हो जाएगा? WA/Ma जल का ग्राम्य भार बटे अनुपात। तो जल का ग्राम्य भार 850 बटे क्या चाहिए? 18। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आएगा 47.22 मोल। ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। यदि यहां से चलते हैं यूरिया के लिए, NB बराबर WB बाय क्या चाहिए? MB। यह हो जाएगा आपको 50 ग्राम में बटे इसका अनुभार 60 होता है। कैलकुलेट करेंगे तो 0.83 मोल इसका टोटल होगा। अब आपको जैसे जैसे कहे निकालने के लिए वैसे वैसे चलिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आप राउल्ट का नियम पढ़े? क्या पढ़े आप? यदि विलय अवाष्पशील हो तो उसके लिए क्या पढ़े हो? P नोट A माइनस PA बाय P नोट A इज इक्वल टू XB। आप ऐसा पढ़े हो, ठीक है। XB यहां पर क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा, याद रखना, जो घुला हुआ है। तो P नोट A आपको दिया गया 23.8 माइनस PA विलयन में तो निकालना है, क्या चीज बोला जाता है जल के लिए वाष्प दाब, विलयन में निकालना है। तो P नोट A आपको 23.8 दिया हुआ है। अब ये XB जो यूरिया के लिए होगा, यूरिया का मोल बटे विलयन का क्या चीज? कुल मोल। ओके, अब देखिए हो जाएगा 23.8 होगा, सॉरी, माइनस PA बाई 23 क्या चीज 8 इज इक्वल टू, इस साइड देखिए NB यूरिया कितना निकला? 0.83 बटे, अब यदि दोनों को जोड़ देते हैं यह हो जाता है 3 2 5, यह हो जाएगा 8 2 10 0, बाकी क्या चाहिए 1 7 1 8 48.05 48.05। तो ये आपको आता है 0.017। तो 0.017 जो होगा वो क्या है? आपेक्षिक वाष्प दाब के बराबर है। तो यही वैल्यू जो कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ओके, जो कि इसका फार्मूला होता है P नोट A माइनस PA बाय क्या चाहिए? P नोट A। आप इसका वैल्यू यहां पर देखेंगे निकाल चुके हो। अब यहां से विलयन में हमको निकालना है A का वैल्यू, PA का वैल्यू। अब देखते हैं इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि PA निकालना है ना हमको, विलयन में जल का वाष्प दाब निकालना है। अपेक्षिक तो निकल गया एक, है ना, कहता अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होगा? एक निकल गया, दूसरा कैलकुलेशन करके निकालते हैं 23.8 माइनस PA बटे 23.8 बराबर, देखिए इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या है? 0.017। इधर ये क्या आपका देखेंगे भागा मुझसे जाके गुना हो जाएगा। तो 23.8 माइनस PA बराबर 0.017 इंटू 23 क्या चाहिए 8। अब आप देखिए इस साइड ये प्लस है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो उल्टा करते हैं यहाँ पर 23.8 माइनस PA, इसका यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 0.4046 आता है। इस साइड ये क्या आपका देखेंगे, इस साइड हम थोड़ा नोट करते हैं यहाँ पर 23.8 माइनस PA कैलकुलेशन किए तो 0.4046 है। इस साइड ये प्लस है, इस साइड आकर के माइनस, तो 23.8 माइनस 0.4046 इज इक्वल टू PA। यदि मैं कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो PA का मान 23.40
ये आपका बिलियन में जल का वाष्प दाब निकल गया। तो कहीं परेशानी और राउल्ट्स के लॉ पर आप चले, अपेक्षिक वाष्प दाब नंबर निकल गया, ठीक है, मोल निकाल लिया तो उसके हिसाब से हमको ये निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर गाइस 9 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 चलते हैं, आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत इजी है, ठीक है, और ये भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ही बेस पर दिया गया है। तो इसमें कहता 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक कितना है देखेंगे। तो यहाँ पर जल का क्वथनांक दिया गया 99.63 डिग्री सी, है ना। अब कहता है यदि 500 ग्राम जल में सुक्रोज को मिलाया जाए तो उसका क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सी हो जाए। तो कितना सुक्रोज हमको मिलाना है, ठीक है, कितना सुक्रोज मिलाया जाए इसका क्वथनांक कितना 100 डिग्री सी हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जल का क्वथनांक दिया गया, इसको डिनोट किससे करेंगे टी नोट बी से, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बिलियन का होता है तो बिलियन का क्या लिखते हैं टीबी, बिलियन में होगा टीबी। तो आप पढ़े हो, सबसे पहले जो चीज दिया गया है उसको हम नोट कर लें। जल की मात्रा दिया हुआ है कितना WA इज इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है। अब देखेंगे सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा निकालना है, शुगर की मात्रा इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम W भी बोलेंगे। अब इसी का अनुभार निकालना सुक्रोज का MB C12 H22 O11 कैलकुलेट करेंगे 342 यूनिफाइड होता है, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। अब इसी में कहता गाइस आपको एक चीज और याद रखना, जल के लिए टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कितना होता है, पीछे आप देखिए लेक्चर नंबर 9 में आपको ये बताए हुए हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये आपको स्पष्ट बताए हुए हैं जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, आपको इसको याद रखना है। अब कुछ नहीं है, सिंपली आपको डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टी नोट बी। तो टीबी देखिए कितना दिया हुआ है, बिलियन में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए, 100 माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक क्या है 99.63 डिग्री सी, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.73 डिग्री सी, है ना, ये होगा आपका डेल्टा टीबी। तो हमको फार्मूला पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू बी बाई क्या चीज एमबी इंटू 1000 बाई क्या चीज डब्ल्यू है किसमें ग्राम में। अब आपको यहां पर ये बताना है निकालना क्या है, देखिए मैच कीजिए क्या निकालना है, डब्ल्यू बी तो निकालना है हमको, तो सबको ही साइड कर लेंगे। तो डेल्टा टीबी इंटू एमबी इंटू डब्ल्यू ए बाई क्या चीज केबी इंटू क्या चीज 1000 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। आप कैलकुलेशन कर सकते हो वैल्यू को रख करके, नहीं तो हम कर रहे हैं, देख लो क्या हो जाएगा। डेल्टा टीबी कितना 0.37 इंटू एमबी, एमबी देखिए इसका कितना निकला 342, सुक्रोज का 342 इंटू, अब देखिए डब्ल्यू ए ग्राम में कितना दिया हुआ डब्ल्यू ए 500 ग्राम बटे, अब यहां पर देखिए केवी कितना 0.52 इंटू 1000 बराबर क्या चीज डब्ल्यू बी, यही तो कैलकुलेट करना हमको। यदि इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं ये क्लियर हो जाएगा, ये 2 बार में, ओके, इसको कहानी क्लियर करेंगे तो 171 हो जाएगा, ओके। अब कहीं क्रॉस रोस कुछ नहीं हो रहा तो आप लिखो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 37 गुना 171 बटे 52, कैलकुलेट करेंगे तो 122 ग्राम ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। देखिए बहुत इजी है, ठीक है, आप ये पढ़ें। और ये जो दिया गया है इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि क्वथनांक में प्रेशर का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू जो दिया गया इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, जो निकालना है उसके हिसाब से फोकस करेंगे और वो फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ओके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम उसी पेज का, पेज नंबर 54 का है। कहता है इस कर्विक अम्ल जिसको विटामिन सी बोलते हैं, फार्मूला C6H8O6 होता है, कि उस द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए, ठीक है, यानी कि इसका भी कहता मास निकालने के लिए WB की परिकल्पना कीजिए जिससे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर
यानी कि किसमें घोला गया, एसिटिक अम्ल में, तो ये WA हो जाएगा, ये W है जगह, घोला किसको गया है ना, विटामिन सी को घोला गया, एस्कॉर्बिक एसिड को। हिमांक में 1.5 डिग्री सी की कमी हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये आपका डिक्रीज होता है 1.5 डिग्री सी। डेल्टा TF निकल गया, KF यहाँ दिया गया है। तो कहता है हमको इसका द्रव्यमान निकालने के लिए WB, तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेंगे। ये भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ही आधार पर बनाना है, जो हिमांक अम्ल मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यह हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.5 डिग्री सी। KF का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 3.9 केल्विन kg पर मोल, यहाँ पर दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है देखेंगे, WB निकालना है, कितना घुला हुआ है, इसका अनुभार निकाल लेंगे, हमको पता हो जाएगा ये C6H8O6। यदि कैलकुलेशन करेंगे तो बढ़ 6 के 72 प्लस 8 प्लस 96, सबका कैलकुलेशन करेंगे तो 80 प्लस 96 ये टोटल हो जाएगा 176 यूनिफाइड, कहीं कुछ नहीं है। अब इसमें आपको जो कहे WB निकालने के लिए पहले फार्मूला लिख लीजिए, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या चीज W होता है किस में, ग्राम में। तो हमको ये वैल्यू निकालना है WB, तो जो भी इस साइड बचा सब कुछ सेट कर लेंगे, WB निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MB भागा में इधर आके गुना में, ये भी भागा में इधर आके गुना में, इंटू WA याद रखेंगे ग्राम में, ठीक है, बाई ये गुना में KF इस साइड आकर के भागा में हो जाएगा KF इंटू ये WB निकालना है, इसको छोड़ देंगे, ये W है, सॉरी ये 1000 है, इधर आके भागा में हो जाएगा, WB हमको निकालना, सबका वैल्यू पुट कीजिए। 1.5 डेल्टा TF यहाँ दिया हुआ है, MB देखिए कितना निकला 176, अब WA देखिए कितना दिया हुआ है 75 ग्राम, ठीक है, WA 75 ग्राम बाई KF देखिए कितना 3.9 इंटू, अब देखेंगे 1000 इज इक्वल टू WB, कैलकुलेशन कीजिए सबका, ओके, यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब इसको क्रॉस कीजिए 25 से 3 बार में यह आ जाएगा 250, सॉरी 25 से 4 बार में 140 हो जाएगा ये। अब ये फिर क्रॉस होगा 3 और यह आ जाएगा 13, ओके। अब ये भी देखेंगे यहाँ पर क्रॉस होगा 3, ये क्या हो जाएगा 8, और कटपुट का हो रहा क्या, यस 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 2 22, ठीक है। अब यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 22 3 66, 66 बटे 13 बराबर क्या चाहिए WB। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 पचे 65, 5 दशमलव नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा, 100 हो गया, 91, इतना ग्राम बराबर क्या चाहिए WB। यानी कि यदि विटामिन सी को 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला जाता है तो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सी की क्या होती है, कमी होती है। फाइनल आंसर ये आपका निकल गया। अब देख लेंगे इसी पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसको फटाफट नोट कर लो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को, यानी कि इसमें विलय का मात्रा भी दिया गया, WB दिया गया कितना 1.0 ग्राम, और इसका MB भी दिया गया अनुभार 1,85,000, ठीक है, 1,85,000 मोलर मास इसका दिया हुआ है, स्पष्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, को 37 डिग्री पर इतना ml में 450 ml जल में घोलने पर प्रासरण दाब पास्कल में निकालना। कोई बात नहीं, एकदम इजी है, देखिए। तो टेम्परेचर कितना दिया गया 37 डिग्री सी, चेंज कर लेना केल्विन में, तो 37 प्लस 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 310 केल्विन, क्योंकि पास्कल का था निकालने के लिए इसलिए केल्विन में ले जाएंगे। अब कहता है 450 ml, वॉल्यूम कितना है 450 ml, लीटर में चेंज कर लीजिए, 450 में 1000 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.45 लीटर, है ना।
जल में घोलने पर उत्पन्न प्रसरण दाब पास्कल में परिकलन कीजिए। पाई बराबर वाट याद रखेंगे, पास्कल में निकालना है। तो आर का वैल्यू आप पढ़े हो क्या होता है पास्कल में, 8.314 गुना 10 के पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये आपको होता है। ओके 11 पता है वो है, आप इसको नोट कर लेना या याद रखना। अब ये बताओ पाई बराबर पाई इंटू वी बराबर आपको क्या बना है, एन इंटू आर टी प्राइम किने प्राइम प्रसरण दाब में देख लो टॉपिक, सारा टॉपिक नीचे दिया हुआ है। अब पाई को निकालना, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आर टी बाई वी। ओके एन का वैल्यू मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है कि नहीं होता, बोल दो। पाई बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू आर टी बाई क्या चाहिए वी। अब सबके वैल्यू को पुट करो, जो निकलेगा प्रसरण दाब आ जाएगा। डब्ल्यू बी 1 ग्राम है, डब्ल्यू बी 1 ग्राम है। आर का वैल्यू देखिए कितना होता है, 8.314 गुना 10 के पावर प्लस 3 होता है, इंटू वैल्यू हम प्रूफ कर चुके हैं, कैसे आएगा आप देख लेंगे, 11 में लेक्चर दिया हुआ इसका। इंटू आप देखेंगे आपका टी का टेम्परेचर कितना 37, इसको केल्विन में चेंज किए 310। अनुभार देखेंगे कितना है 1,85,000 इंटू वॉल्यूम कितना 0.45। सो गाइस अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 के पावर 3 और ये 3 जीरो क्लियर हो जाएगा क्या, एक जीरो और दे देंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्या, बिल्कुल। ये और ये जीरो क्लियर हो जाएगा क्या, यस एकदम क्लियर होगा। तो बचा हमारे पास, उसको लिख लेंगे 8314 इंटू 31 बट्टे हो जाएगा 185 गुना 45, सबको कैलकुलेशन करेंगे तो पाई का वैल्यू हो जाएगा वो 30.96 पास्कल, ये आपको फाइनल आंसर होगा। सो गाइस सारे क्वेश्चन आंसर को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बता दिए हैं और आप समझ गए होंगे। अब आपको हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को अगले लेक्चर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कई सारे कंडीशन वाले क्वेश्चंस को बताएंगे, तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लो, ठीक है। और हम मिलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को लेकर के अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।